वो एक ऐसा शख्स था जिससे न सिर्फ उसके अपने मुल्क के लोग बल्कि अफ्रीका के लोग भी डरते थे। वो अकेला ही एक ऐसा इंसान था जो मुर्दों का गोश्त खाता था। इंसान तो उसके नाम से भी दूर भागते थे। वो कब किसके गले पड़ जाए किसी को मालूम नहीं था। उसका मूड किसी भी वक्त बदल जाता था। उसकी अपनी बीवी तक भी उससे महफूज नहीं थी। अपनी बीवी को तलाक के बाद बेरहमी के साथ काट डाला और उसकी लाश के पार्ट्स को भी न बख्शा और उनके साथ बातें करता रहा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुरम और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं युगांडा के थर्ड प्रेसिडेंट की, जिसे लोग इदी अमीन के नाम से जानते हैं। हिस्टोरियन को आज तक इसकी डेट ऑफ बर्थ का अंदाज़ा नहीं हुआ, मगर यह शख्स 1925 से 1928 के दरमियान पैदा हुआ है। इसका नाम ईदी रखा गया क्योंकि ये मुस्लिम ख़ानदान में ठीक ईद उल अज़हा के दिन पैदा हुआ, जिसकी वजह से इसका नाम ईदी रखा गया। ईदी का जन्म कोबोको में हुआ। इसका बाप एक काकवा ट्राइब से था, जबकि माँ लुकबरा ट्राइब से थी। ईदी के बचपन में ही इसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी थी, जिसके बाद ईदी की माँ उसे बचपन में ही अपने साथ ले गई। मगर फिर कुछ टाइम साथ रखने के बाद ईदी की माँ ने दूसरी शादी कर ली और ईदी को अकेला छोड़ दिया। ईदी को अपना बचपन गुजारने के लिए कुछ करना था, जिसके लिए ईदी ने अपना बचपन स्नैक्स बेचकर और छोटे मोटे काम करके गुजारा। ईदी को बचपन से ही आर्मी से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए साल 1946 में ईदी ने किंग्स अफ्रीकन राइफल्स को ज्वाइन किया। किंग्स अफ्रीकन राइफल्स उस टाइम क्वींस ऑफ यूनाइटेड किंगडम की आर्मी का एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि ब्रिटिश राज के खिलाफ हमलों को रोकता था। हालांकि ये भी कंफर्म नहीं है कि ईदी डायरेक्ट आर्मी में सोल्जर रिक्रूट हुआ या नहीं, बल्कि कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक इसे हैज़ अ कुक रिक्रूट किया गया। मगर जल्द ही वो एक रियल सोल्जर बन चुका था, जिसके बाद लोग इसको दादा कहकर बुलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके बाप का नाम अमीन दादा था। जब ये सोल्जर बना तो उसके बाद इसने स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल रग्बी, स्प्रिंटर एथलीट, यहाँ तक कि बॉक्सिंग में तो वो नेशनल हैवी वेट तक बन चुका था और वो एक प्रोफेशनल सोल्जर बन चुका था। कीनिया में जब इसको भेजा गया तो वहाँ माओ माओ ट्राइब के अगेंस्ट होने वाले अटैक का इसने कीनियामो और कंगीमो में बहादुरी से मुकाबला किया। 1955 में ईदी को सार्जेंट के ओहदे पर प्रमोट कर दिया गया और साथ ही 1961 में उसे सीईओ यानी कमीशनड ऑफिसर बना दिया गया, जिसके बाद ईदी को करमोजो में एक यूनिट के कमांडर के तौर पर डिप्लॉय किया गया। इस एरिया में एनिमल्स की ट्रैवलिंग बहुत होती थी, जिसकी वजह से वहाँ के इंसानों और यूके राज को दिक्कत होती थी। इसलिए ईदी को यहाँ डिप्लॉय किया गया कि यहाँ इनकी ट्रैवलिंग को रोका जा सके। इसी दौरान ईदी की मुलाकात विल्टन ओबोटे नामी एक शख्स से होती है, जो कि ईदी की तरह ब्रिटिश का बड़ा वफादार होता है। यहाँ से दोनों के दरमियान एक गहरी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन काम करने पर इन दोनों को पता चलता है कि अफ्रीका में सोना और हाथी के दांत की स्मगलिंग होती है और लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पर एनिमल ट्रैवलिंग को रोका जाता है, जिसके चलते ये दोनों भी स्मगलिंग की भाग दौड़ अपने हाथों में लेने का फैसला करते हैं। जल्द ही ये स्मगलिंग ईदी और वो बोटो ने अपने हाथों में ले ली। अब अफ्रीकन गोल्ड और हाथी के दांत की स्मगलिंग ईदी और बोटो के सामने हो रही थी। इसी बात की भनक जल्द ही ब्रिटिश राज को लग गई, मगर कब तक बहुत देर हो चुकी थी। युगांडा के लोगों ने फ्रीडम फाइट शुरू कर दी थी। अक्टूबर 9, 1962 को युगांडा को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिल गई, मगर अब भी क्वीन एलिजाबेथ II ही क्वीन ऑफ युगांडा थी। 1963 में बाकायदा तौर पर युगांडा ने अपने फ्लैग के साथ कॉमनवेल्थ गेम में इंटर किया। 1962 में मिल्टन ओबोटे ने पहले एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का चार्ज संभाला। उस वक्त ईदी अमीन का नाम सोल्जर्स में टॉप ऑफ द लिस्ट था, जिन्होंने युगांडा की इंडिपेंडेंस आर्मी को तैयार किया। अब ईदी ने अपना काम बड़ी ईमानदारी से करना शुरू कर दिया, जिसके चलते साल 1964 में ईदी को डिप्टी आर्मी कमांडर बना दिया गया। उस वक्त आर्मी की कमांडर की कुर्सी शबान ओपोलेट के पास थी, मगर जल्द ही शबान को हटाकर ओबोटे ने ईदी को कमांडर ऑफ आर्मी बना दिया। अब ईदी और मिल्टन का गोल्ड का और हाथी के दांतों का स्टैंडर्ड भी सामने आ चुका था। यह मामला पार्लियामेंट में बहस के लिए चला गया, लेकिन तब तक ओबोटे ने तमाम रिंग लीडर्स को अरेस्ट करवा दिया
ओगोटे की इस एक्शन से दोनों की जान बच गई। साल 1964 में ओगोटे ने ईदी को कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस बना दिया, जिसके बाद ओगोटे ने ईदी को सबसे पहले साल 1966 में कबाका फेडरेट मोतीसा को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने का हुक्म दिया। कबाका फेडरेट मोतीसा उस टाइम ईस्ट कीनिया का कबाका यानी रूलर था, इसीलिए इसके नाम के साथ कबाका यूज किया जाता था। ईदी ने अपने बॉस का ऑर्डर माना और कबाका के लिए निकल पड़ा, लेकिन इसी दौरान ईदी को ओगोटे से जलन होने लगी। दोनों के दरमियान कुछ हद तक इख्तिलाफात भी सामने आने लगे, जिसके बाद ओगोटे ने ईदी को कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस से वापस आर्मी चीफ बना दिया। अब ईदी को गुस्सा आने लगा, जिसके चलते ईदी ने आर्मी में सूडानी और कंगोलीज को शामिल करना शुरू कर दिया। अब ईदी आर्मी में अपने एक अलग मकाम बना चुका था। युगांडा के आर्मी के सोल्जर ईदी के ही ऑर्डर की तकमील के लिए तैयार होते थे। ईदी ने अब मौके की तलाश शुरू कर दी, जिसकी बनत ओगोटे को पहले ही लग चुकी थी, क्योंकि ओगोटे पर कई अटेम्प्ट्स हो चुकी थी, मगर ओगोटे हर बार बच जाता था। अब ओगोटे ईदी को गोल्ड की स्मगलिंग जैसे केसेस में अरेस्ट करवाना चाहता था। दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके थे और मौके की तलाश में थे, मगर आखिरकार साल 1971 में जब ओगोटे सिंगापुर के एक ऑफिशियल टूर पर निकल जाता है, तो ईदी ने युगांडा की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर आर्मी की मदद से कंट्रोल हासिल कर लिया। ईदी ने ओगोटे को भगोड़ा बताकर गवर्नमेंट की कमान अपने हाथों में ले ली। जब ईदी ने इक़्तिदार पर कब्जा किया, तो इस कू को लोगों की तरफ से भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिली, क्योंकि ओगोटे के कामों से लोग पहले ही काफ़ी वाकिफ थे। लेकिन जल्द ही इन लोगों को पता चल गया कि ईदी युगांडा के लोगों के लिए कोई अच्छे जज्बात नहीं रखता। ईदी ने उन तमाम पॉलिटिशियन प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जिनको ओगोटे ने अरेस्ट करवाया था, जिसके बाद ईदी ने एक कैबिनेट बनाई जो कि टॉप के प्रोफेशनल लोगों से बड़ी पड़ी हुई थी। मगर इसके पीछे ईदी का एक और चेहरा भी सामने आने लगा। उनके पहले दिन ही ईदी ने 1000 लिंगी लोगों को कत्ल करवा दिया। इसमें प्राइवेट लोगों से लेकर आर्मी के कर्नल लेवल तक लोग शामिल थे। ईदी को सबसे ज्यादा नफरत एशियन लोगों से थी। उस वक्त युगांडा में एशियन लोगों के तकरीबन 90% बिजनेस थे। युगांडा की 90% रेवेन्यू इनके थ्रू ही जनरेट हुआ करता था। ईदी ने सबसे पहले इन लोगों को आइडेंटिफाई करवाया, जो तकरीबन 50,000 की तादाद में थे। ईदी ने 2 अगस्त 1972 को एक ऑर्डर जारी किया कि अब युगांडा को एशियन से क्लियर किया जाएगा, इससे पहले वो खुद ही इस कंट्री को छोड़ के जा सकते हैं। जिसके चलते 1 लाख लोगों ने एक रात में ही युगांडा को छोड़ दिया और अपनी कंट्रीज को वापस चले गए। जो लोग पीछे रह गए, उनके साथ ईदी ने नाकाबिले बयान जुल्म किया। कुछ के हाथ और पाँव काट दिए गए, कुछ को गला काट कर मार दिया गया और कुछ को अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, जहां लोग खौफ से ही मर गए। ओगोटे के जाते बाद युगांडा की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, मगर यूं ही एशियंस को कंट्री से निकाला गया तो कंट्री की हालत ख़राब होने लगी। एशियंस के बिजनेस युगांडा के लोगों को दे दिए गए, मगर फिर भी कंडीशन को स्टेबल नहीं किया जा सका। ईदी ने युगांडा की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने का सोचा, जिसके चलते टैंक्स, एमुनेशन और काफ़ी मात्रा में हैवी आर्म्स की डील्स की गई, जिसके चलते युगांडा की हालत और भी ख़राब हो गई। अब ईदी इन हालात से काफ़ी परेशान होने लगा, जिसके चलते ईदी को अपने ही लोगों से डर लगने लगा। ईदी हर किसी को शक की निगाह से देखता रहा। इसको शुरू में काफ़ी यूरोपियन कंट्री की तरफ से सपोर्ट मिली, यहाँ तक कि इजराइल जैसा कंट्री भी युगांडा की मिलिट्री सपोर्ट कर रहा था। मगर बाद में इजराइल और यूके के प्रेसिडेंट ने ईदी को आर्म सप्लाई करने से मना कर दिया। अब ईदी के पास एक ही सोल्यूशन बचा था कि वो किसी नेबर कंट्री पर हमला करके उसकी रिसोर्सेज से खुद की कंट्री को बचा सके, जिसके लिए उसने तंजानिया पर हमला कर दिया। मगर ईदी की तवक्कुआत के बरअक्स तंजानिया ने अच्छी मज़ामत करते हुए उल्टा युगांडा की कैपिटल कंपाला को अपने अंडर कर लिया। ईदी को जब ये बात समझ आई कि उसका वार उल्टा पड़ गया है, तो वो लीबिया भाग गया और वहाँ एक साल तक गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने लगा। मगर फिर इसे सऊदी अरेबिया से एक ख़त आया कि रॉयल फैमिली और शाह फैसल ईदी को पॉलिटिकल असाइलम देना चाहते हैं, जिसके चलते ईदी लीबिया से सऊदीया चला गया। रॉयल फैमिली ने कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ ईदी को सऊदी में पनाह दे दी, मगर फिर कुछ साल बाद ईदी ज़ाहिर चला गया। ईदी ने कुछ टाइम वहाँ गुजारा
तो जाहिर की गवर्नमेंट को ईदी की हरकत का पता चल गया, जिसकी वजह से ईदी को वापस सऊदीया भेज दिया गया। ईदी ने अपनी सारी ज़िंदगी सऊदी में गुजारी और फिर 2003 में ईदी की मौत की खबर सामने आई। ईदी के यहाँ 5 बीवियाँ थीं, जिनमें से 30 बच्चे थे। इसकी बीवियाँ डिफरेंट प्लेसेस पर फर्स्ट लेडीज़ के तौर पर सामने जाया करती थी। ईदी की मौत डिफरेंट आर्गन्स के फेल होने की वजह से हुई। ईदी जहाँ लोगों के लिए एक अच्छा इंसान था, वहीं ईदी ने पूरे युगांडा में एक दहशत कायम कर दी थी। मगर जब जालिम ने अपना जुल्म बढ़ाया तो हमेशा वो जुल्म आखिर में उसके गले ही पड़ जाता है।